मुद्दों के साथ आपके साथ सामने हाजिर हैं और सबसे पहले इशू की बात करेंगे। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया है, क्या कुछ खास बातें रही आपको बताएंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 2019 और 20 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है। इस सर्वे में इक्तिसादी शोबे में हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और इम्कानी हल पेश किया गया। साल 2019 और 20 के दौरान शरह नमो का निशाना 7% मुकर्रर किया गया है, जबकि माली खिसारा 5.8% रहने की उम्मीद है। इस दौरान तेल कीमतें कम होने की तवक्को है। तो आज सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया गया है मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से। इस सर्वे में इक्तिसादी शोबे में हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और इम्कानी हल को लेकर तमाम बातें कही गई। राज्यसभा में सर्वे पेश किया गया। अनिल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे दिल्ली से। मुल्क की इक्तिसादी सेहत का ये आईना होता है इक्तिसादी सर्वे, और जिसको आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। इस सर्वे की क्या कुछ खास बातें रही जानने की कोशिश करेंगे। क्या बड़ी बातें रही अनिल, सबसे पहले बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सना कि आज की जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है राज्यसभा में, उसमें ये कई ऐसे अहम बातें रखी गई है, जैसे कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो बताया गया है कि 7% के करीब रहने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि इसे कहीं ना कहीं बढ़ाकर 8% किए जाने की ज़रूरत है, और पिछले 5 सालों के दौरान जीडीपी का ग्रोथ 7.5% के करीब रहा। इसके अलावा इसमें जो बात अहम रखी गई है कि खासकर रोजगार के मोर्चे पर कहा गया है कि जिस तरह से हमने देखा ईपीएफओ के डेटा का जो हवाला देते हुए कहा गया है कि 2017 में जो 4.87 लाख जो नौकरियां पैदा हुई हैं वो बढ़कर के करीब 8 लाख से ज़्यादा हुए हैं। इसके अलावा जो चुनौती भरा जो अगर क्षेत्र देखें, इसमें कहा गया है कि कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में जो निवेश किया जाता है उसकी जो कमी है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बताया गया है। इसके अलावा कृषि के बारे में यह भी कहा गया कि महिलाओं की भागीदारी कृषि के क्षेत्र में बढ़ी है। हालांकि अभी जो है उसमें एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, जो पोटेंशियल है वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा, जिससे जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो कहीं 8% तक ले जाने में वो मददगार होगा। रोजगार के जो अवसर होंगे वो नए पैदा होंगे। इसके अलावा जो जीडीपी ग्रोथ को बूस्टअप मिलेगा, जो डिमांड है और जो खपत है वो बढ़ोतरी करने में इसको मदद मिलेगी। इसके अलावा बताया गया कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारे पास पर्याप्त है, और इसमें उल्लेख किया गया है कि 14 जून तक जो है 14,420 जो करोड़ रुपए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। और एक अहम बात जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो क्रूड ऑयल की चाल होगी, जो अनुमान लगाया गया है, उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले वर्ष है यानी चालू वित्त वर्ष में ये जो क्रूड ऑयल की चाल स्थिर रहने का अनुमान है, जो एक काफी अच्छा संकेत है, क्योंकि हम अपने जितना भी हमारी जरूरत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की उससे करीब 84% जो है हम आयात करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सा हमारा विदेशी मुद्रा जो है वो बाहर चला जाता है हमारे देश से। तो ऐसे में काफी बड़ी राहत भरी खबर है ये कि जो क्रूड ऑयल की चाल होगी वो स्थिर रहेगी, जिससे जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्थिर बना रहे और लोगों को जो ज्यादा खर्च नहीं करना पड़े और उनकी बचत पर कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई अहम मुद्दे रखे गए हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की गई है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई है। कल भी हमने देखा था जब पीयूष गोयल ने राज्यसभा में पार्लियामेंट में यह कहा था कि वो $900 बिलियन करना चाहते हैं एक्सपोर्ट्स, जो हमारे पास अभी 535 के करीब है। तो उसको भी इसमें एक छाप देखने को मिली है। और साथ ही साथ इसमें एक और अहम बात की गई कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कई मोर्चे पर कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2024-25 तक करने की जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जो हम करना चाहते हैं, उसकी एक छाप इसमें देखने को मिली है। और साथ ही साथ जो वैश्विक चुनौतियां हैं, खासकर उसको किस तरह से निपटा जा सकता है ट्रेड के मामले में, इस पे एक बात रखी गई है कि कैसे एक दृष्टि, एक विजन बनाया जाएगा, कैसे उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और प्रैक्टिकली कैसे उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये तमाम बातें आज के आर्थिक सर्वेक्षण में रखी गई है, और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो इसको टच करते हैं। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण ये वो सर्वेक्षण होता है जो तस्वीर दिखाता है कि पिछले 1 साल के दौरान जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उसका इम्प्लीमेंट कितने सफलता के साथ हुआ है, उसके परिणाम किस तरह से आए हैं, और आने वाले जो वर्ष हैं उसमें किस तरह से आर्थिक स्थिति रहने जा रही है देश की, और किस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। जी
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नहीं बनी थी और उस वक्त चर्चा में था इनका नाम और कहा जा रहा था कि जब ये ओहदा संभालेंगी तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, जिसका जिक्र आपने भी किया। ज़राअत यानी कृषि क्षेत्र में भी चुनौतियां हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से हम जानते हैं कि जीडीपी 5.8 है, तो ये एक कमी की तरफ इशारा है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां इनके सामने है तमाम चीज़ों को, और ये भी कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो जानकार हैं वो मानते हैं कि मंदी के संकेत हैं और विकास दर जो है वो भी सुस्त पड़ रहा है। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि तमाम चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा था जब अंतिम जो वित्त वर्ष था 2018-19 का, उसके अंतिम तिमाही में हमने देखा जो जीडीपी ग्रोथ है वो घट करके 5.8% पे आ गया था। उससे पहले तीसरी तिमाही में 6.3% आ गया था। हालांकि अब पिछले ओवरऑल 5 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो 7.5% था। तो चुनौती बहुत बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने है वो निजी निवेश को लेकर। हालांकि जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो है, उसको काफ़ी बूस्टअप करना होगा। जिस तरह से हमारा डाइवर्सिटी है, जिस तरह से हमारी डिमांड है, जिस तरह से हमारा ग्रोथ है, जिस तरह से हमारी पोटेंशियल्स है और युवा का जो हमारा डेमोग्राफी है, उसको देखते हुए काफ़ी एक बड़ा पोटेंशियल है और बहुत बड़ी ज़रूरत है। सरकार ने ये आर्थिक सर्वेक्षण में हालांकि ये दावा किया है कि जो बैंकों का एनपीए है वो एडवांसेस का, ग्रोस एडवांसेस का, बैंकों के ग्रोस एडवांसेस का घट करके 10% हो गया है। और सरकार कहती है कि जो ये पैसा रिकवर हुआ है उसको कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च करेगी देश में। तो उसको कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमी बूस्टअप मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आर्थिक जो गतिविधि है उससे तेज मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गति है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2024-25 तक $5 ट्रिलियन करना चाहते हैं, 2030 तक हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं। तो उस स्थिति को पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको बहुत तेजी से आगे दौड़ना होगा। अब चलने से काम नहीं चलना होगा, हमें एक दौड़ लगानी पड़ेगी, एक बहुत लंबी छलांग वाली दौड़ लगानी पड़ेगी जिससे हम उस स्थिति को पहुंच सके। और साथ ही साथ अनिल, जिस तरीके से हमने 16वीं लोकसभा में देखा कि मोदी सरकार से नौकरियों के हवाले से आंकड़ा मांगा जाता रहा और क्यों आंकड़े पेश नहीं किए गए, और आज जिस तरीके से मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नौकरियों के हवाले से जानकारी दी अपने इक्तिसादी सर्वे में, ऐसे में एक बड़ा मामला है, बड़ा मसला है बेरोजगारी का। और बेरोजगारी को लेकर एक रिपोर्ट है जिसको हम जानते हैं कि 45 सालों में, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 45 सालों में बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा कम हुई है वो 17 और 18 के बीच कम हुई है। ऐसे में सरकार रोजगार को लेकर क्या कुछ नए मौके फराहम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर आपने एक अच्छा बिंदु उठाया है। ये निश्चित तौर पर जो रोजगार के मोर्चे पे सरकार जो है सफल नहीं हो पाई, जितना उन्होंने कमिटमेंट किया था 2014 से पहले भी और जब 2019 में भी जो उन्होंने कमिटमेंट किया है, उसको देखते हुए भी लगता है कि ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के जिस तरह से अवसर पैदा किए जाने थे वो नहीं हुआ। और यही कारण रहा कि जब NSSO का जब रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था कि जो बेरोजगारी का दर है 6.1% पहुंच गया है और ये 45 साल में, पिछले 45 सालों में ज़्यादा है। ये एक बड़ी बात है। हालांकि कल हमने देखा कि संतोष गंगवार जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जो है रोजगार के मौके पनप रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वो हवाला देते हैं EPFO के डेटाज का, जो नीति आयोग है वो हवाला देती है कि कैसे ओला, उबेर और जिस तरह से गाड़ियां बिक्री हो रही है उसका हवाला देती है। लेकिन हमने उसमें भी देखा कि जो पिछले कुछ माह में जो गाड़ियों की जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो है निश्चित तौर पर, लेकिन उसका क्या कुछ तस्वीर होगा, कैसे आगे की देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जाते हुए, रोजगार से जोड़ते हुए जीडीपी ग्रोथ होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हुए जीडीपी ग्रोथ होगा, इसको देखते हुए कल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 11 बजे सुबह तक। क्योंकि कल जब देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेगी तो उनके पोटली में क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकल कर आता है, खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रोत्साहन देने को लेकर के, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन अभी ये उम्मीद की जा सकती है कि जब कल बजट पेश होगा, आम बजट पेश होगा, तो उसमें कई ऐसे प्रस्ताव होंगे, कई ऐसे प्रावधान होंगे, कई ऐसे घोषणाएं होंगी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्टअप करेगा, खासकर MSME, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों को लेकर। जी जाहिर सी बात है। तो बजट से एक दिन पहले इक्तिसादी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, जिसे कुछ देर पहले मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेश किया और उन्होंने कई बातें रखी हैं।
2024 तक का लक्ष्य मुकर्रर किया गया है कि इन शोबे में काम करना है, लेकिन कल जो बजट पेश किया जाएगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब बड़ी या मोटे तौर पर अगर अनिल देखें तो कौन से ऐसे शोबे हैं बजट को लेकर, अगर जिस तरीके से कल बजट पेश किया जाएगा, जिस पे खास ध्यान देने वाली है सरकार? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो कल की बजट है उसमें कई अहम बिंदु रह सकते हैं, जैसे कि कारोबारियों को जो दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए देने की बात है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए कई तरह की घोषणाएं की जा सकती हैं, मसलन कि जो प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना है उसके दायरा बढ़ाने की घोषणा कैबिनेट में हो चुकी है, लेकिन उसके रकम बढ़ाए जाने की भी घोषणा संभव है। और इसके लिए हो सकता है कि जो 75,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन था पिछले अंतरिम बजट में, वो कहीं ना कहीं बढ़ा करके 90,000 करोड़ किया जा सकता है, क्योंकि इसका दायरा बढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा अगर टैक्स के क्षेत्र में हम देखें तो टैक्स में भी कई 2-3 ऐसे बिंदु हैं जिसको जो बजट में निर्मला सीतारमण इसको टच कर सकती है, जैसे कि जो 80C के तहत छूट मिलता है 1.5 लाख करोड़ रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए किया जा सकता है, क्योंकि 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और जुलाई में जब बजट पेश हुआ था तो उस समय भी इसे बढ़ा करके 1 लाख से 1.5 लाख किया गया था। इसके अलावा जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के भी एक बदलाव देखने को मिल सकता है कि अभी तक का जो अंतरिम बजट में घोषणा हुआ था कि 5 लाख रुपए तक का जिसका आय है उसको 87A धारा 87A के तहत छूट दिया गया था। 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट दिया गया था और 5 लाख रुपए तक का जो आय है जिसका वो टैक्स के दायरे से बाहर था, हालांकि उसको रिटर्न फाइल करना था। इस प्रावधान को देखते हुए और इसके बाद 5% जो टैक्स लगता है उसके बाद सीधा 20% है, यानी 5% से सीधा 20% के बीच संभव है कि 20% और 5% के बीच एक नया टैक्स स्लैब हो, या फिर 20% का जो टैक्स स्लैब है उसको घटाकर 15% किया जाए, या फिर जो 5 लाख से 10 लाख तक का जो है वो 20% टैक्स देना पड़ता है एक जो वेतनभोगी है या पेंशन धारक है, तो उसको कहीं ना कहीं वो एक नया टैक्स स्लैब दिया जा सकता है कि 8 लाख रुपए तक के लिए 10% हो और 10 लाख से 15 लाख के लिए 20% हो और 15 लाख से ऊपर के लिए 30% हो। या फिर एक और उम्मीद की जा रही है कि इस बजट से कहीं ना कहीं कि जो सुपर रिच हैं, यानी जिसकी आय काफी 1 करोड़ से ज्यादा है, हालांकि उसमें भी अभी शेष लगकर 36% के करीब टैक्स लगता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सुपर रिच टैक्स लगाने की भी बात की जा रही है और उम्मीद की जा रही है। एक आशंका है कि सरकार इनहेरिटेंट टैक्स लगाने की भी बात चल रही है कि अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, यानी जो हमारे वसीयत में जो हमारे पूर्वज हमें अपना जो वेल्थ है वो ट्रांसफर होता है तो उस पर एक टैक्स लगता है। हालांकि ये 1985 में इसको राजीव गांधी ने हटा दिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हटा दिया था, लेकिन चर्चा है कि इस पर किया जा सकता है। इसके अलावा MSME स्टार्टअप्स को बूस्टअप देने के लिए सरकार कई तरह के प्रावधान कर सकती है और जो एंजल टैक्स की जो मांग है उसको लेकर के एड्रेस कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स में अगर देखा जाए तो 250 करोड़ रुपए तक का जो टर्नओवर है उसमें अभी 25% टैक्स लगता है और उसके अलावा 30% टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इसके अलावा कई ऐसे और भी प्रावधान है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, लेकिन इस बार का जो उम्मीद किया जा रहा है कि इसे 250 करोड़ रुपए का जो है उसको बढ़ा करके 500 किया जा सकता है। एग्रीकल्चर शोबे की आपने कुछ देर पहले जिक्र किया और हम ये जानते हैं कि इससे सीधा ताल्लुक किसानों का होता है और किसान किसी मुल्क के रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नारों को यहाँ पर अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने कहा है कि ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद पर ज्यादा फसल। इसको लेकर कहा जाए जो कमेटी बनाई गई थी वो सिंचाई के समस्याओं को और उसकी मुश्किलात को लेकर काम करती हुई दिखाई देगी और कहा यह जा रहा है कि टेक्नोलॉजी भी नई लाई जाएगी इस शोबे को लेकर किसानों के लिए। क्या लगता है कि ये राहत बनेगी? क्योंकि हमने देखा है कि हर बार हर सरकार के सामने बड़ा मसला रहता है किसानों को लेकर और हम देखते हैं कि हर बार कर्ज को लेकर, लोन को लेकर किसान जो है आत्महत्याएं करते रहते हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसा हम लोग 75वां साल बनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के और अभी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से हमने देखा था कि नीति आयोग के नेतृत्व में जब गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे और यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल आए थे, तो उसमें एक निष्कर्ष निकला था कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, जो 2 महीने में
अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि किस तरह से इसको बूस्टअप किया जा सकता है, खासकर एग्रीकल्चर और उससे जो एसोसिएट हैं। लेकिन जो कल का जो आम बजट पेश होगा उसमें एग्रीकल्चर को लेकर के कई ऐसे बिंदु देखे जा सकते हैं कि कैसे फूड प्रोसेसिंग को लेकर के उसको बूस्टअप किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में अभी भी, भारत में अभी भी जो है 10% ही जो हमारे फूड ग्रेन्स है उसका वो फूड प्रोसेसिंग हो पाता है, जबकि हम चाइना में 23% देखते हैं और अमेरिका जैसे देशों में और यूरोपीय देशों में तो 68% तक है। तो ऐसे में बड़ा फसल हमारा बर्बाद हो जाता है। और साथ ही साथ जो किसानों की आय बढ़ोतरी करने की बात है उसको लेकर के सरकार काफी संजीदा है और सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह से एक सहकारिता जो बनाने की बात है, किसानों की सहकारिता को लेकर के, तो बजट में ये देखा जा सकेगा कि जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि बजट में क्या किन किन शोबों का और किस हवाले से जिक्र किया जाता है। और बड़े चैलेंजेस भी सरकार के सामने अब देखना होगा कि इन रोड मैप को जो तैयार किया गया है, इक्तिसादी सर्वे जो पेश किया गया है और जो नीतियां तय की गई हैं, लक्ष्य तय की गई हैं, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर किस हद तक काम करते हुए नजर आती है। शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात के साथ बातचीत करने के लिए।